अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डियर्स, हम एनटीएस का ईएसटी जनरल लाइन का 30 जून का 11 बजे वाला पेपर डिस्कस कर रहे थे। तो उसका पहला जो पार्ट था उसमें हमने जो उसका जनरल पोर्शन था यानी इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, उसके अलावा करंट अफेयर, कश्मीर स्टडी, वो सारा हमने सॉल्व कर लिया था कंप्लीट पहले पार्ट में। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो आप लिंक पे जाके सर्च करके जो इसका पहला पार्ट है 11 बजे वाले पेपर का उसको आप कंप्लीट देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो इस दूसरे पार्ट में हम इसका जो दूसरा पोर्शन है पैडागॉजी वाला, उसके तमाम जो क्वेश्चन हैं उनको हम इंशाल्लाह इस पार्ट में जो इसके पैडागॉजी वाले क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, नेम द इनिशिएटिव टीचिंग स्ट्रेटजी फ्राम फॉलोइंग स्ट्रेटजीज़, कि इन स्ट्रेटजीज में से कौन सी जो टेक्निक है, जो टीचिंग स्ट्रेटजी है वो इनोवेटिव है या हाईली बेनिफिशियल है। जिक्सास, लेक्चर, डिस्कशन, डिफ्रेंसिएशन। तो अगर हम देखें इनमें सबसे जो बेस्ट है, इनिशिएटिव है, अच्छी है, या जिसको आप ये कह सकते हैं कि वो इंतहाई इनोवेटिव स्ट्रेटजी है, वो जिक्सास है। जिक्सास टीचिंग स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी है जिसमें किसी भी टास्क या किसी भी जो काम है उसको क्या किया जाता है, या किसी भी जो असाइनमेंट है उसको मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक स्टूडेंट को आप ये कह लें कि उस ग्रुप में से एक्सपर्ट, उस टॉपिक के रिलेटेड एक्सपर्ट बनाया जाता है। इन मुख्तलिफ जो आप ये कह लें टास्क हैं उनको डिवाइड करके मुख्तलिफ स्टूडेंट को दे दिया जाता है ग्रुप्स में, फिर बाद में इकट्ठा करके उस काम को, उस वर्क को सिंथेसाइज किया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। तो अगर देखा जाए जिक्सास जो है ये सबसे इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रेटजी है, बाकी उनकी निस्बत लेक्चर, डिस्कशन, डिफ्रेंसिएशन उनसे ये बेस्ट। 47 है, द बेसिक पर्पस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज टू, कि जो क्लासरूम मैनेजमेंट है इसका बेसिक मकसद क्या होता है। ऑप्शन पे देखेंगे, यूज़ डिफरेंट डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज, गेन एंड मेंटेन स्टूडेंट कोऑपरेशन टू प्रमोट लर्निंग, डील्स इफेक्टिवली विद डिसरप्टिव स्टूडेंट, यूज़ इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी। अब अगर सबसे बेसिक पर्पस देखें क्लासरूम मैनेजमेंट का वो यही है, गेन एंड मेंटेन स्टूडेंट कोऑपरेशन टू प्रमोट लर्निंग, कि ताकि जो स्टूडेंट हैं उनकी कोऑपरेशन को गेन किया जा सके और उसको फिर मेंटेन किया जा सके ताकि बेटर लर्निंग जो है वो प्रमोट हो सके। तो सबसे बेसिक पर्पस जो है वो क्या है, गेन एंड मेंटेन स्टूडेंट कोऑपरेशन टू प्रमोट लर्निंग। 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लासरूम टीचिंग स्ट्रेटजी, कि कौन सी इनमें से टीचिंग स्ट्रेटजी जो है वो क्लासरूम टीचिंग स्ट्रेटजी नहीं है। डिस्कशन, ट्रैप्स, इंक्वायरी गाइडेड इंस्ट्रक्शन, कोऑपरेटिव लर्निंग। अब देखें डिस्कशन भी, इंक्वायरी गाइडेड भी, कोऑपरेटिव, ये तीनों क्लासरूम टीचिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड हैं, लेकिन जो ट्रैप्स हैं ये क्लासरूम में नहीं बल्कि स्कूल से आउटसाइड हम लेके जाते हैं। ठीक है, 48 का ऑप्शन बी जो है वो ट्रू। 49 है, टीचिंग स्किल्स आर ऑलवेज हेल्पफुल फॉर, कि जो टीचिंग स्किल्स हैं किसी भी टीचर के अंदर जो पढ़ाने की जो स्किल्स हैं उनका क्या फ़ायदा है, वो रूटीन टास्क के लिए हेल्पफुल हैं, क्लासरूम टेस्ट के लिए, डिज़ायर्ड लर्निंग के लिए, सेल्फ लर्निंग। तो जो टीचिंग स्किल्स हैं बेसिकली वो किसके लिए हेल्पफुल हैं, डिज़ायर्ड लर्निंग, कि जिस टाइप की लर्निंग जो हम करवाना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए टीचिंग स्किल जो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, डिज़ायर्ड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 50 है, टू डिमॉन्स्ट्रेट हाउ डिफरेंट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स ओवरलैप एंड हाउ दे आर यूनिक वी यूज़, कि हम ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं या उनको कैसे यूनिकनेस उनके अंदर कैसे है, तो हम इसके लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं, वेन डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टेक्टाइल टेक्निक, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो और डिफरेंट सब्जेक्ट्स का या टॉपिक्स का ओवरलैप रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली वेन डायग्राम। नेक्स्ट 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी अ कंपोनेंट ऑफ एनी लेसन प्लान, कि जब हम लेसन प्लान कर रहे होते हैं तो उसका कंपोनेंट कौन सा नहीं हो सकती, इवैल्यूएशन, प्रोसीजर, ड्रेस कोड, ऑब्जेक्टिव। अब देखिए इवैल्यूएशन, प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव ये तीनों कंपोनेंट्स हैं लेसन प्लान के, लेकिन ड्रेस कोड जो है ये लेसन प्लान का कंपोनेंट नहीं है। 52 है, द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू द न्यू सिचुएशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड, किसी भी इंसान की जो एबिलिटी है कि जो न्यू सिचुएशन के अंदर वो अपने आप को अडॉप्ट करके किसी भी जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर सके, ये एबिलिटी क्या कहलाती है, क्रिएटिविटी, लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस। तो ये उसकी क्या कहलाई जाती है, इंटेलिजेंस। 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ यूज़ ऑफ ICT टूल्स इन एजुकेशन इन पाकिस्तानी कंटेक्स्ट, कि अगर पाकिस्तानी कंटेक्स्ट के अंदर बात करें तो वहाँ एजुकेशन में ICT को यूज़ न करने का सबसे मेन जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, यानी क्यों हम ICT टूल्स को जो है वो एजुकेशन में यूज़ नहीं कर रहे पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में। मेमोरी रिटेंशन, कम्प्लेक्सिटी रिमूवर, एक्सपेंसिव, कंसंट्रेशन डेवलप। इसका मेन जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये
टूल जो ICT का ये एक्सपेंसिव है, तो एक्सपेंसिव होने की वजह से हम इसको जो है वो पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में एजुकेशन के अंदर यूज़ नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोर लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेसन इम्प्लीमेंटेशन, कि लेसन को इम्प्लीमेंट करने का मोर जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो कौन सा है? मोटिवेशन, इंट्रैक्शन, लर्निंग, असेसमेंट, लर्निंग, इंट्रैक्शन, मोटिवेशन एंड असेसमेंट, इंट्रैक्शन, लर्निंग, मोटिवेशन, यानी कौन सा बेस्ट प्रोसीजर है? तो सबसे पहले अगर आप देखें तो किसी भी ग्रुप को, किसी भी स्टूडेंट की आप ये कह लें क्लास को मोटिवेट करना ज़रूरी होता है। मोटिवेशन के बाद इंट्रैक्शन होती है, इंट्रैक्शन के बाद लर्निंग और लर्निंग के बाद असेसमेंट। तो बेस्ट जो है वो यही है कि पहले मोटिवेशन, देन इंट्रैक्शन, देन लर्निंग और लास्ट पे असेस। 55 है, ये थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं रीड करूँगा आपको समझ आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एडवांटेज ऑफ द ICT टूल इन एजुकेशन, कि एजुकेशन के अंदर ICT टूल को यूज़ करने का सबसे मेन जो एडवांटेज है वो क्या है? सिटिंग अप द डिवाइसेस कैन बी वेरी ट्रबलसम, these are too expensive to afford, it is hard for teachers to use with a lack of experience using ICT tools, image can easily be used and teaching and improving the retentive memory of the student। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो आखिरी है कि ICT टूल को यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स के जो इमेजेस हैं उनको ईज़िली आप यूज़ कर सकते हैं टीचिंग में, और फिर जो बच्चे की याद रखने की आप ये कह लें जो प्रॉपर्टी है, मेमोरी है, जिसको आप रिटेंटिव मेमोरी का नाम दे रहे हैं, वो भी इम्प्रूव होती है। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, द ऑडियो लिंगुअल मेथड इज़ अ मेथड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग, के ऑडियो लिंगुअल मेथड जो बेसिकली फॉरेन लैंग्वेज को टीच करने का एक मेथड है, विच एम्फसाइज द टीचिंग ऑफ लिसनिंग एंड, जिसमें लिसनिंग और स्पीकिंग को जो है वो फोकस किया जाता है ऑडियो लिंगुअल मेथड। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड, कि कौन सी इनमें से ऑडियो लिंगुअल मेथड की कैरेक्टरिस्टिक है? ड्रिल्स आर नॉट यूज टू टीच स्ट्रक्चरल पैटर्न, ड्रिल्स जो है वो बाकायदा ऑडियो लिंगुअल मेथड में यूज़ की जाती है। दूसरा है वोकैबुलरी इज टॉट इन कंटेक्स्ट, जी, कि जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेन ये है कि इसमें जो वोकैबुलरी है वो जो है वो टॉट की जाती है, वो पढ़ाई जाती है। 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेरिट ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच, कि टीचिंग स्ट्रेटजी में जो स्ट्रक्चरल अप्रोच यूज की जाती है इसका सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज या मेरिट क्या है? इट फोकस ऑन राइटिंग स्किल, फोकस ऑन रीडिंग इम्प्रूवमेंट, स्पीच इज एम्फसाइज सूटेबल फॉर हायर क्लास। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच यूज़ की जाती है, ये बेसिकली इसका जो मेन फोकस होता है वो किसके होता है? स्पीच के ऊपर, यानी स्पीच इज एम्फसाइज्ड इन स्ट्रक्चरल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 59 है, इन सजेस्टिवपीडिया लिसनिंग स्किल इज़ डेवलप थ्रू, किस सजेस्टिवपीडिया में जो लिसनिंग स्किल है वो किसके ज़रिए डेवलप की जाती है, इंप्रूव की जाती है? कम्युनिकेशन के ज़रिए, पोस्टर्स के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए, म्यूज़िक की जो टेक्निक है उसको यूज़ करके जो लिसनिंग स्किल है उसको डेवलप किया जाता है। 60 है, विच कम्पिटेंसी फोकसेस इन ऑन सजेस्टिवपीडिया, कि सजेस्टिवपीडिया में कौन सी कम्पिटेंसी को फोकस किया जाता है? कम्युनिकेशन, राइटिंग, ग्रामर, रीडिंग। मेरे ख्याल में जो ये कम्युनिकेशन लेकिन बाज़ जगह रीडिंग भी है, ठीक है, तो रीडिंग में ही कोई भी सिलेक्ट कर ले। नेक्स्ट क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ MCQs हैं। 61 है, व्हाट आर को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन स्कूल्स, कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो स्कूल में वो क्या हैं? बेसिकली activities that are part of the formal curriculum, activities that are held outside school hours, activities that are not directly related to academic studies but complement them, activities that are compulsory for all students। तो ऑप्शन सी जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि activities are not directly related to academic studies but complement them, कि डायरेक्टली वो करिकुलम या academic studies के साथ रिलेटेड नहीं होती लेकिन उनका academic studies के साथ होना जो है वो ज़रूरी। नेक्स्ट 62 है, हाउ कैन स्कूल्स प्रमोट पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं यानी एकेडमिक एक्टिविटीज़ के अलावा उनमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन जो है वो स्कूल के अंदर कैसे की जा सकती है? बाय मेकिंग देम मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट, कि इनको लाजमी करार दिया जाए तमाम स्टूडेंट के लिए। बाय ऑफरिंग अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ टू कैटर टू डिफरेंट इंटरेस्ट, बाय कैंसलिंग देम ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड्स, बाय रिस्ट्रिक्टिंग पार्टिसिपेशन टू टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स। तो सबसे बेस्ट यही है कि जो आप स्कूल के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो है वो तमाम स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को प्रमोट कर सकते हैं, वो ये है कि डिफरेंट वैरायटीज़ की एक्टिविटीज़ जो है वो आपको ऑफ़र करनी चाहिए ताकि डिफरेंट इंटरेस्ट जो है उनको आप कैटर कर सकें। यानी आपको ये करना चाहिए, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ लॉन्च करनी चाहिए ताकि डिफरेंट स्टूडेंट्स का जो डिफरेंट इंटरेस्ट है वो उस हिसाब से उस एक्टिविटी में शामिल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 63 है, हाउ डू को करिकुलर एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू अ वेल राउंडेड एजुकेशन, कि एक वेल राउंडेड एजुकेशन में को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं? By providing opportunities for students to excel only in academics, by focusing solely on competitive
स्पोर्ट्स बाय नर्चरिंग टैलेंट्स एंड स्किल्स बियॉन्ड द क्लासरूम। जी ऑप्शन सी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ का फ़ायदा ये है कि ये स्टूडेंट्स के टैलेंट्स और उसकी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करती हैं, उनको इम्प्रूव करती हैं, उनको इन्हांस करती हैं क्लासरूम के अलावा। यानी क्लासरूम एक्टिविटीज़ के अलावा जो स्टूडेंट्स की स्किल्स या टैलेंट्स हैं उनको डेवलप करना, उसको इन्हांस करने के लिए जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ अपना रोल प्ले कर। 64 है विच को करिकुलर एक्टिविटी फोकस ऑन फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्समैनशिप। कि कौन सी एक्टिविटी है को करिकुलर एक्टिविटी जिसमें जिसका आप ये कह लें मैन फोकस स्पोर्ट्समैनशिप और फिजिकल फिटनेस के ऊपर है। चेस क्लब, ड्रामा क्लब, सोशल टीम, साइंस क्लब। अब देखा जाए इससे चेस क्लब, ड्रामा क्लब, साइंस क्लब, इनमें ये दोनों चीज़ें जो फोकस नहीं की जाती। सोशल टीम ये आप ये कह लें एसोसिएशन फुटबॉल भी इसको नाम दिया जाता है। फुटबॉल की तरह की ये गेम है सोशल कि जिसमें 11 खिलाड़ी जो है वो एक टीम के अंदर होते हैं, 2 टीमें जो है वो टेक पार्ट करती हैं। ठीक है, तो ये गेम जो है सोशल टीम ये रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल फिटनेस के लिए भी और स्पोर्ट्समैनशिप के लिए। नेक्स्ट 65 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी। कि इनमें से कौन सी को करिकुलर एक्टिविटी नहीं है। स्पोर्ट्स, ड्रामा क्लब, मैथ क्लास, डिबेट टीम। डिबेट टीम, ड्रामा क्लब, स्पोर्ट्स, ये तीनों को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन मैथ क्लास की अगर बात करें तो ये को करिकुलर एक्टिविटी नहीं है बल्कि एक academic activity। 66 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ स्कूल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। कि इनमें से कौन सा जो है वो कॉमन स्कूल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं आता। डिजिटल स्टोरेज, फिजिकल फिलिंग कैबिनेट्स, मैनुअल टाइप राइटर्स, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। मैनुअल टाइप राइटर जो है ये स्कूल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के साथ नहीं। नेक्स्ट 67 है हु इज़ अथोराइज्ड टू एक्सेस स्टूडेंट्स एजुकेशनल रिकॉर्ड। कि किसको ये अख्तियार हासिल है कि वो जो स्टूडेंट्स का एजुकेशनल रिकॉर्ड है उस तक एक्सेस हासिल कर ले। ओनली स्टूडेंट, ओनली पेरेंट्स, स्कूल ऑफिशियल्स विद लेजिटिमेट एजुकेशनल इंटरेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तकरीबन जो स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल रिकॉर्ड है उस तक स्टूडेंट को भी एक्सेस हासिल होती है, पेरेंट्स को भी, और बाकी भी जो स्कूल ऑफिशियल्स हैं कानूनी तौर पे। ठीक है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है हु इज़ टिपिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एक्यूरेट स्कूल रिकॉर्ड। कौन जो है वो स्कूल का रिकॉर्ड जो है वो एक्यूरेटली मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओनली द प्रिंसिपल, ओनली द टीचर्स, एवरीवन इन द स्कूल कम्युनिटी, ओनली द स्टूडेंट। तो तकरीबन अगर देखा जाए स्कूल में टीचर्स भी हैं, टीचर्स स्कूल में प्रिंसिपल भी है, उसके अलावा क्लर्क्स हैं। ठीक है, जितने भी ऑफिशियल्स हैं अगर देखा जाए स्कूल कम्युनिटी का वो सब रिस्पॉन्सिबल है। 69 है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड इन स्कूल। कि स्कूल के अंदर जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन क्यों किया जाता है, उसको मेंटेन करने का मकसद क्या है। टू ट्रैक स्टूडेंट एक्सपेंसेस, टू मॉनिटर द स्कूल फाइनेंशियल हेल्थ, टू इंश्योर टीचर्स आर पेड ऑन टाइम, टू रिकॉर्ड स्टूडेंट्स अटेंडेंस। सबसे अप्रोप्रिएट ये है कि ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड इसलिए मैनेज किया जाता है, मेंटेन किया जाता है ताकि जो स्कूल है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को मॉनिटर किया जा सके। कितना बजट है, कितना लॉस जा रहा है, ये कितना फ़ायदा हो रहा है, ये सब कुछ पता हो। तो फाइनेंशियल हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए क्या किया जाता है, स्कूल रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट 70 है द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। कि जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है इसका मेन फंक्शन क्या है। नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क, इंस्ट्रक्शनल टास्क, बोथ एंड। अगर देखा जाए जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट होती है तो उसको स्कूल में पढ़ाई के अलावा यानी टीचिंग और टीचिंग मेथड्स या ये कह लें टीचर और स्टूडेंट्स के जो काम्स हैं उनसे हट के भी जो नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क हैं वो भी वो करते हैं। प्लस उन्होंने ये भी देखना होता है, टीचर्स भी हायर करने होते हैं, बाकी चीज़ें भी। तो मतलब आप कह रहे हैं नॉन इंस्ट्रक्शनल और इंस्ट्रक्शनल टास्क दोनों जो है वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट देखती है। तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी जो है वो ट्रू। 71 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टीचर इन प्रमोटिंग अ पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। कि जो एक पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट है उसको प्रमोट करने में टीचर का रोल जो है वो क्या होता है। Enforcing strict discipline, creating a sense of belonging in community, avoiding interaction with students, focusing solely on academic achievement। तो एक जो पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट है उसको प्रमोट करने में टीचर का ये रोल हो सकता है कि वो बच्चों के अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कम्युनिटी जो है उसको क्रिएट करे। यानी जब बच्चों को ये बता दिया जाएगा कि उनका क्लास में आने का मकसद क्या है, उनका स्कूल आने का मकसद क्या है, वो यहाँ क्यों क्लास में मौजूद हैं, जब उनके अंदर ये सेंस पता चल जाएगी कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं और उन्होंने कम्युनिटी को जाके क्या देना है, जब ये सेंस उनके अंदर बेदार हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 72 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट कैन हेल्प मैनेज द क्लासरूम इफेक्टिवली। कि कौन सी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एग्जांपल है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जब आप क्लास ले रहे होते हैं तो उस वक्त आपने बोलना नहीं है, ठीक है, नॉन वर्बली इशारा करके, ठीक है, ये कोई ऐसी स्माइल पास करके आपने क्या करना होता है,
क्लासरूम को इफेक्टिवली मैनेज करना होता है। अवॉइडिंग आई कांटेक्ट विद स्टूडेंट्स, स्टैंडिंग विद आर्म्स क्रॉस्ड, स्माइलिंग एंड नोडिंग टू एक्नॉलेज स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशन। जी ऑप्शन सी जो है ये नॉन वर्बल आप ये कह लें उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एग्जांपल है कि जिसमें आप स्माइल और नोट करके स्टूडेंट्स की जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ द इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, कि जो इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट है उसका कौन सा कंपोनेंट जो है वो एक की कंपोनेंट कौन सा नहीं है। एस्टेब्लिशिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस, प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल फीडबैक, इग्नोरिंग स्टूडेंट मिस बिहेवियर। जी स्टूडेंट का जो मिस बिहेवियर है उसको इग्नोर करना ये आप ही कह लें इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट का कंपोनेंट नहीं है। 74 है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टेब्लिशिंग रैपट विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ जो रैपट बिल्ड किया जाता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे क्या फ़ायदा होता है। इट क्रिएट्स अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, it promotes a positive teacher-student relationship, it increases disciplinary issues, it limits communication। जी सबसे बेस्ट इसका जो इम्पोर्टेंस या फ़ायदा मिलता है वो ये कि इट प्रमोट्स पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, के रैपिड बिल्ड करने से ये होता है कि स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्लासरूम रूल्स, कि क्लासरूम के अंदर जो आप स्पेसिफिक रूल्स या प्रिंसिपल्स लागू करते हैं, ठीक है, उनका प्राइमरी पर्पस क्या होता है। टू रिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट बिहेवियर, टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड मेंटेन ऑर्डर, टू लिमिट क्रिएटिविटी, टू डिस्कस इंट्रैक्शन। जी क्लासरूम के जो रूल्स हैं उनका प्राइमरी पर्पस ये होता है ताकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड की जाए और प्रॉपर जो आप ये कह लें जो ऑर्डर है उसको मेंटेन रखा जाए, यानी क्लास के का जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, जो हम क्या किया जाता है क्लासरूम्स और रूल्स जो है वो दिए जाते हैं। 76 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड अ चाइल्ड राइट, कि इनमें से कौन सा जो है वो चाइल्ड राइट कंसीडर नहीं किया जाता। राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्ले एंड लेयर, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू हेल्थ एंड हेल्थ केयर। जी राइट टू एम्प्लॉयमेंट जो है ये चाइल्ड राइट नहीं है, क्योंकि बच्चों को काम करने से जो है वो रोका जाता है, ठीक है, उनको राइट नहीं होता, तो ये चाइल्ड राइट कैसा नहीं है। 77 है हाउ कैन टीचर्स प्रमोट अवेयरनेस ऑफ चाइल्ड राइट्स इन द क्लासरूम, के क्लासरूम के अंदर टीचर जो है वो कैसे चाइल्ड राइट्स के बारे में अवेयरनेस प्रमोट कर सकते हैं। ए बाय डिस्कसिंग चाइल्ड राइट्स इश्यूज एंड इंक्लूडिंग देम इन द करिकुलम, बाय इग्नोरिंग चाइल्ड राइट्स ऑल टुगेदर, बाय डिस्करेजिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम स्पीकिंग अप अबाउट देयर राइट्स, बाय इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट रूल्स विदाउट कंसिडरिंग चिल्ड्रंस पर्सपेक्टिव्स। तो सबसे बेस्ट यही है कि कैसे जो है वो चाइल्ड राइट्स क्लासरूम के अंदर बताए जा सकते हैं, तो उसके लिए बेहतर यही है कि उन चाइल्ड राइट्स इश्यूज़ जो हैं उनको डिस्कस किया जाए क्लासरूम में और उनको प्रॉपरली करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट 78 है व्हाट आर चाइल्ड राइट्स, इन चाइल्ड राइट्स क्या हैं। रूल्स सेट बाय पेरेंट्स, लीगल प्रोटेक्शन इंश्योरिंग चिल्ड्रंस वेल बीइंग एंड डेवलपमेंट। जी ऑप्शन बी कि चाइल्ड राइट्स बेसिकली एक लीगल प्रोटेक्शंस हैं जो बच्चों की वेल बीइंग और बच्चों की जो डेवलपमेंट है उसको इंश्योर कर, यानी बच्चों की जो आप केयर के लिए उनकी बेहतरी के लिए उनकी वेल बीइंग के लिए जो रूल्स या लीगल प्रोटेक्शन जो है वो दी गई हैं उनको क्या किया जाता है, कहा जाता है चाइल्ड राइट्स। 79 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स रिगार्डिंग चाइल्ड राइट्स, कि इनमें से कौन सी जो है वो टीचर की जिम्मेदारी है रिगार्डिंग चाइल्ड राइट्स के हवाले से। इग्नोरिंग चिल्ड्रन राइट्स वायलेशन, एडवोकेटिंग फॉर चिल्ड्रन राइट्स एंड वेल बीइंग, punishing children for asserting their rights, focusing solely on academic achievement। जी टीचर की ये जिम्मेदारी है कि जो चाइल्ड राइट्स हैं उनके बारे में वो एडवोकेट करे, उनके बारे में वो गाइड करे, उनके बारे में अवेयरनेस दे और वहाँ जहाँ कहीं चाइल्ड राइट्स की बात हो तो वो बात करे, ठीक है, यानी एडवोकेटिंग फॉर चाइल्ड राइट्स एंड वेल बीइंग ये किसकी जिम्मेदारी है, टीचर। क्वेश्चन नंबर 80 है व्हाट डज़ द राइट टू चिल्ड्रन एंटेल, राइट टू एजुकेशन, सॉरी व्हाट डज़ द राइट टू एजुकेशन एंटेल, के राइट टू एजुकेशन का क्या मतलब है। Access to quality education without discrimination, exclusion from educational opportunities, mandatory attendance at school, right to dictate curriculum content। right to education का मतलब ये है कि तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम बच्चों को, तमाम चिल्ड्रंस को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बगैर किसी इम्तियाज़ के उनको जो है वो क्वालिटी एजुकेशन तक एक्सेस होनी चाहिए। ये मतलब है राइट टू एजुकेशन, कि हर एक को जो वो एजुकेशन या तालीम हासिल करने की आज़ादी होनी चाहिए। 81 है व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट, कि जो चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट है इसका बेनिफिट क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, डिक्रीज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल इंट्रैक्शन, इन्हांस्ड फिजिकल इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जी ऑप्शन सी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है कि चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट से बच्चे की जो फिज़िकल इमोशनल और
कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये सारी क्या होती हैं, एनहांस होती है। 82 है व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट, कि चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट का बुनियादी जो फोकस है वो किसके ऊपर होता है, एकेडमिक रिगर, सेफ्टी एंड वेल बीइंग, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, एडहेरेंस टू रूल्स। चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट का बेसिक फोकस जो वो बच्चे की सेफ्टी और उसकी वेल बीइंग के ऊपर होता है, तो मतलब ऑप्शन बी जो है वो ट्रू है। 83 हाउ कैन एडल्ट्स कंट्रीब्यूट इन क्रिएटिंग अ चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट, कि जो बड़े हैं घर में, एडल्ट्स लोग हैं, ठीक है, वो चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको उनका कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है। लिसनिंग टू चिल्ड्रंस नीड, प्रायोरिटाइजिंग एडल्ट इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग चिल्ड्रन फ्राम पब्लिक स्पेसेस, इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट। तो बड़े जो हैं या एडल्ट्स हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रमोट ऐसे कर सकते हैं कि जो बच्चों की नीड्स हैं, बच्चों की जो ज़रूरियात हैं, उनको सुने और उनको पूरा। 84 है वाई इज़ सेफ्टी इंपॉर्टेंट इन चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट, कि जो चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट है उसमें सेफ्टी क्यों ज़्यादा फोकस की जाती है, सेफ्टी जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। टू इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, टू लिमिट चिल्ड्रन एक्सप्लोरेशन, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्राम हार्म एंड हैज़र्ड्स, टू इनकरेज रिस्की बिहेवियर। जी, सेफ्टी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट इसलिए है ताकि जो बच्चे हैं उनको किसी भी हार्म या जो हज़र्ड्स या जो परेशानी कोई है, कोई आफत है, उससे क्या किया जा सके, बचाया जा सके। तो बच्चों को बचाने के लिए किसी भी मुश्किल से ख़तरात से वहाँ सेफ्टी को जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तस्वर किया जाता है। 85 है व्हाट डिफाइंस अ चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट, कि जो चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट को क्या डिफ़ाइन कर रहा है। अ स्पेस डिज़ाइन ओनली फॉर चिल्ड्रन यूज़, अ स्पेस दैट प्रायोरिटाइज द safety, well-being and rights of children, a space devoid of adults provision, a space that encourages competition among children। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन जो चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट को यहाँ पे डिफाइन करा वो यही है कि अ स्पेस दैट प्रायोरिटाइज द सेफ्टी, वेल बीइंग एंड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, कि जो किसके ऊपर फोकस करें, उनकी सेफ्टी पे, बच्चों की वेल बीइंग पे, उनके राइट्स पे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट। तो ये जो 11 बजे वाला पेपर था EST जनरल लाइन को, उसका पेडागॉजी वाला पोर्शन था, उसको हमने इस दूसरे पार्ट में डिस्कस कर लिया। जो पहला पार्ट है वो उसके बाकी जनरल पार्ट के ऊपर मुश्तमिल था। मैंने जैसे पहले ही बताया वो पहले ही अपलोड हो चुकी है वीडियो, वो आपने देख भी ली होगी, जिसने नहीं देखी तो वो भी जाके वहाँ से देख सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।